हेलो। यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपकी एग्जाम पोस्टपोन होगी, पता चला आपको? वो अभी किसी स्टूडेंट ने शेयर किया, सीबीएसई का सर्कुलर आया है। 3 मार्च का जो पेपर है वो 10 अप्रैल को होने वाला है, बट आप लोगों का कोई 3 मार्च को है ही नहीं, चिंता मत करो। लीगल स्टडीज का पेपर है। अभी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनने वाले, सनसनीखेज एकदम। सीबीएसई एग्जाम्स पोस्टपोन। स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th दोनों का जो 3 मार्च को शेड्यूल था, क्योंकि उस दिन होली है, तो वो वाला पेपर कुछ कुछ स्टेट्स में 3 मार्च को होली मना रहे, कुछ कुछ स्टेट्स में 4 मार्च को मना रहे। ऐसा उन्होंने बताया नहीं इसमें, उन्होंने तो लिख दिया ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। बट लोगों को वीडियो बनाने का कंटेंट मिल गया, थंबनेल लगा के सीबीएसई एग्जाम्स पोस्टपोन। आपके जैसे स्टूडेंट्स जाके देखोगे। मैंने भी आपको आते से ही बोला एग्जाम पोस्टपोन होगी, तो आपके मन में आया ना क्या क्या है, जरा पता करो। आई एम श्योर यू वुड नॉट हैव लुक्ड फॉर द ऑफिशियल सोर्सेज, है ना? मैं कुछ और बोलता तो भी आपको लगता था हाँ हाँ। सो 3 मार्च के जो पेपर है वो पोस्टपोन हो। आपका है क्या कोई 3 मार्च को पेपर? था क्या शेड्यूल में? नहीं है ना, तो आप लोग चिंता मत करो। तो ऐसा थंबनेल का वीडियो आएगा तो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी विल कंप्लीट दिस पेपर फर्स्ट। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। आशीष, विनीत एंड रीमा were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet on 31st March 24 was as follows. बैलेंस शीट दी है, इसमें अगले पेज पे आपको मिलेगा, ये यहां नीचे लिखा हुआ है, ऑन द अबव डेट विनीत रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, जो कौन सा पार्टनर है? सेकेंड नंबर वाला पार्टनर है विनीत, वो रिटायर हो रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। दीज आर द टर्म्स। Goodwill of the firm was valued at rupees 60,000 and the same was adjusted into the capital accounts of Ashish and Rima, who will share the profits in future in the ratio of 3:2. So yes, the profit sharing ratio is changing. आशीष एंड रीमा का ओल्ड रेशियो था 2:1, उनका न्यू रेशियो है 3:2। तो इसका मतलब कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। आशीष का पहले था 2:2:1 और ये 3:2 हो गया, मतलब 1:1 में गेन हुआ, बोल सकते हैं क्या? यस, क्योंकि ये 2 का शेयर गया, है ना? आशीष को 2 में से 1 मिल गया और रीमा को 2 में से 1 मिल गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, हम कैलकुलेट करके लिखेंगे, बट गेन इज इन इक्वल रेशियो। या आप ऐसा सोचो ना, 5 में से 2:1 था, अब 3 और 2 हो गया, तो इसने भी 1 हिस्सा गेन किया, इसने भी 1 हिस्सा गेन किया, तो द गेन इज इन इक्वल रेशियो। परसेंटेज टर्म्स में भी सोच सकते हो। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड, फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। मीन्स करेक्ट वैल्यू अगर 100 है तो बुक वैल्यू 80 है, अंडर वैल्यूड बाय 20%। तो पेटेंट्स की वैल्यू, इसका मतलब पेटेंट्स की करेक्ट वैल्यू क्या है? 1 लाख एज पर द डेटा। वेरी इजी एग्जाम क्वेश्चन है। और उसके पहले वाला पॉइंट किसका था? स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की भी वैल्यू चेंज होने वाली है। ओके, आपको तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं। विनीत वॉज पेड 20,000 रुपीज इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट एंड द बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके हिसाब से आंसर करना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन रिटायरमेंट। सो सबसे पहली एंट्री आप कर सकते हो, बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जो कि बांटना होता है? जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड ऑल द 3 पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट। सो सबसे पहले आप जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वेरी इजी। टू आशीष, आशीष कैपिटल, Vineet's capital and Rima's capital. In which ratio? 2:2:1. 50,000, 20, 20 and 10. Being general reserve distributed to the partners in their old ratio.
फिर बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं दिख रहा है जिसका डायरेक्ट कुछ ट्रीटमेंट करना है, अब जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसके हिसाब से, बिकॉज विनीत इज रिटायरिंग, तो आपको लिखा है कि विनीत गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 60,000 पे वैल्यू किया, तो उसमें जो विनीत का हिस्सा बनता है उसका क्रेडिट विनीत को मिलना चाहिए और उसका डेबिट आशीष एंड रीमा को होना चाहिए इन देयर गेनिंग रेशियो। आपको गुडविल का समझते हैं ना, एंड गेनिंग रेशियो अभी यहाँ वर्किंग में भी लिख दूंगा मैं, इज इक्वल रेशियो। सो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल रिप्रेजेंट्स अनअकाउंटेड प्रॉफिट, रीमा's capital debit and Vinit's capital account credit. This is the adjustment entry for goodwill. एक और बार देख लो, बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट में रहती तो पहले उसको राइट ऑफ करते थे। नाउ विनीत्स शेयर इन गुडविल, इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट लिख लेंगे हम लोग। विनीत्स शेयर कितना है 24, विनीत्स शेयर इन द फर्म्स गुडविल is equal to rupees 60,000 into 2/5, 24,000। तो विनीत को तो हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय हिज शेयर, दैट इज 24,000, एंड इक्वली दोनों को डेबिट कर देंगे। तो आप देख सकते हो आशीष गेन एंड रीमा's गेन इन द शेयर। तो आशीष का न्यू रेशियो है 3/5, 3:2 हो गया ना, सो न्यू रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 1/5। रीमा का गेन है 2/5 माइनस 1/5, दैट इज 1/5। देयरफॉर गेनिंग रेशियो between Ashish and Rima is 1:1. This is the relevant information. So the goodwill, which is goodwill amount which is being credited to Vinit, will be debited to Ashish and Rima in their gaining ratio, because उनको उतने का फायदा हो रहा है, फ्यूचर में उनको उतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लॉजिक आपको पता है। सो दिस इज द वर्किंग, दिस इज नॉट द नरेशन बट द वर्किंग रिलेटेड टू दैट। गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। आपको विनीत के कैपिटल का भी टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा आखिरी में लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी करेंगे। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड पेटेंट्स टू बी चेंज्ड, स्टॉक की वैल्यू को कम करना है और पेटेंट की वैल्यू को बढ़ाना है, बिकॉज पेटेंट की वैल्यू वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो स्टॉक की वैल्यू को 10,000 से कम करना है। तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहता है, उसको कर देंगे क्रेडिट, एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर देंगे डेबिट। revaluation account debit to stock account rupees 10,000, being value of stock reduced by 10,000। इतना अभी फिर रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस भी आएगा, उसका भी ध्यान रखना है। ऑन द अदर हैंड पेटेंट्स की वैल्यू को पेटेंट्स की वैल्यू को बढ़ाना है। इट वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, मीन्स करेक्ट वैल्यू ऑफ द पेटेंट इज 1 लाख, तभी तो 20% कम करेंगे तो 80,000 बुक वैल्यू है। सो पेटेंट्स वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। सो अगर आप 20% ऑफ 80,000 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, 16,000 गलत हो जाएगा। पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सो दिस विल बी 20,000। सो मेरे ख्याल से तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड यही दो चेंजेस दिए हैं, और कुछ है क्या? नथिंग एल्स। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको दिख रहा है कि 10,000 का गेन हो गया, सो दैट गेन जस्ट लाइक जनरल रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। 10,000 का गेन है, यहां तक एंट्री समझ में आ गई क्या? बहुत ईजी है। सो रीवैल्यूएशन गेन आप ट्रांसफर कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट to Vinit's capital account and to Rima's capital account। रीवैल्यूएशन में टोटल गेन हो गया रुपीज 10,000 का, जो कि 4,000, 4,000 एंड 2,000 इस रेशियो में क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स को। ये भी डन हो गया, इजी। अब तो और कुछ बचा भी नहीं। अब आपको देखना है
कि विनीत को कितना पैसा देना है, उसमें से 20,000 रुपए इमीडिएटली दे रहे हैं कैश में और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डाल रहे हैं, तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं। तो विनीत का ओरिजिनल बैलेंस है 2 लाख, विनीत का अकाउंट 2 लाख प्लस 20, 220 प्लस 24 244, 244 प्लस 4 248 रुपीज देना है, 2,48,000 रुपीज देना है। सो हम लोग सीधा एक एंट्री में कर सकते हैं, विनीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,48,000 टू कैश, कैश है बुक्स में, सो टू कैश अकाउंट 20,000 फॉर द पार्ट बीइंग पेड इमीडिएटली टू 8% लोन फ्रॉम विनीत, या सीधा विनीत्स लोन या लोन फ्रॉम विनीत, ये नाम से आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वो 8% को अभी कैलकुलेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो तो कुछ पीरियड के बाद अप्लाई होगा ना, ये तो सिर्फ आपको 31 मार्च के दिन की एंट्रीज करना है। सो दिस विल बी ₹2,28,000। एग्जाम में सभी ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में डेट लिख देना आप, 31 मार्च 24 लिख देना, तो बिकॉज उसी दिन की ट्रांजेक्शन। सो दैट्स इट, दिस आर द 6 एंट्रीज फॉर 6 मार्क्स। डिफिकल्टी लेवल इजी, वेरी इजी। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी के हमने एमसीक्यूज कर लिया था, पार्ट बी के 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन ही हो गया था। अब ये क्वेश्चन 32, 33 एंड 34, ये 3 क्वेश्चंस बचे हैं। 32 में क्या लिखा है, वी हैव टू प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इस पेपर में कंपैरेटिव आया ही नहीं, सिर्फ कॉमन साइज आया। कॉमन साइज में आपको पता है बैलेंस शीट वाला रहा तो बैलेंस शीट टोटल को 100 लेते हैं और बाकी सबको परसेंटेज फॉर्म में, और अगर P&L स्टेटमेंट वाला रहा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लेते हैं। तो यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो लिख दो पर्टिकुलर्स, फिर 2023-24 एंड 2022-23, ठीक है। एब्सोल्यूट अमाउंट in rupees and percentage value as a percentage of revenue from operations, same उसमें भी absolute amount क्यों, इतना रिजिडिटी रहती है, मुझे लगता नहीं कि उसमें मार्क्स काटेंगे आपके, आपको स्कूल में सिखाया होगा तो आप कर लो वैसे ही, बिकॉज रिस्क क्यों लेना आपने। 22, 23 एंड 23, 24, क्योंकि जो आपका एक्चुअल बैलेंस शीट रहता है उसमें तो लेटेस्ट ईयर का ही पहले रहता है ना परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हेडिंग लिख देना कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब ध्यान देना 22, 23 हमने पहले लिखा है, तो 20 लाख, हाँ अगर कंपैरेटिव रहेगा तो वहां सेंस बनता है पहले पुराने वाली ईयर को लिखने का, 20 lakhs एंड 40 lakhs। फिर यही टोटल रेवेन्यू हो गया, क्योंकि इस केस में कोई अदर रेवेन्यू तो है ही नहीं, तो मैं बी लिख रहा हूँ, यही टोटल रेवेन्यू हो गया। या आप लिख सकते हो, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लेना है तो अदर इनकम्स, फिर सी टोटल रेवेन्यू, फिर आप लिखोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 2 दिख रहे हैं, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस।
Purchases of stock in trade 4 lakh, 8 lakh and 2 lakh, 4 lakh. Other expenses 2 lakh and 4 lakh. इससे आपको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस. 6 lakh, 12 lakh. फिर क्या मिल जाएगा इससे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. 20 माइनस 6 14, 40 माइनस 12 28. हर चीज बराबर डबल हुई है तो रेशियो सेम रहने वाले हैं. जो परसेंटेज वाला कॉलम है ना उसमें सेम आंसर आएगा. लेस टैक्स 50% ऑफ PBT 7 लाख एंड 14 lakhs. फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स E माइनस G सेम 7 lakh एंड 14 lakhs बराबर. तो दिस इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट. अब ये तो हमने सिर्फ डेटा फिल किया, यहाँ पर परसेंटेजेस आपको फिल करना पड़ेगा. इसको 100 मानोगे आप, ये 100 है तो ये टोटल भी 100 हो जाएगा. सो अब इसको पहले सॉल्व कर लो. ये कैलकुलेशन होगा 4 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 20%. 2 लाख अपॉन 20 लाख 10%. 20 प्लस 10 30 या 6 लाख अपॉन 20 lakhs. फिर 100 माइनस 30 70 ऐसे भी आ रहा है, या तो 14 अपॉन 20 लाख से भी आ जाएगा. फिर 70 का आधा 35. 7 लाख 20 लाख का 35% होता है तो जो बचता है वो है 35. एंड बिकॉज हर एक फिगर को आप ऑब्जर्व करोगे सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं तो सेम परसेंटेजेस आएंगे. 8 lakh as a percentage of 40 lakh is again 20. 4 lakh is 10. This is 30. So profit before tax is 70. This is 35. So this is the answer. बताइए. जमा क्या? कॉमन साइज स्टेटमेंट. आपको कॉमन साइज या तो फिर कंपेरेटिव दोनों में से कोई भी पूछे तो आराम से करते आना चाहिए, है ना. ये तो पक्का स्कोरिंग है. बस टाइम जिसमें कम लगेगा अगर ऑप्शन रहेगा तो वो वाला चूज कर लेना. खास करके जिसमें फॉर्मेट ऑलरेडी दिया है सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है तो वो बेटर रहेगा इन केस देयर इज एन ऑप्शन. कोई इश्यू इसमें? देन क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा. इसमें रेशियो के 2 क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन है. और कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग. वी हैव डन मोर देन 180 क्वेश्चंस ऑफ रेशियो एनालिसिस. टोटल परचेसेस, आपको ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो दिया है तो ये रेशियो को यूज करके काम करना है बेसिकली. सो क्वेश्चन नंबर 33 का ए, व्हाट इज द ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो बताइए. क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स. क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स मतलब कि आपने कितने टाइम्स परचेस किया. ठीक है, रेवेन्यू नहीं इधर आएगा. तो अब आप देखो इसमें दिस इज 4 टाइम्स. नाउ आपको क्रेडिट परचेसेस का फिगर ये इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा. टोटल परचेस अगर 15 लाख है, कैश परचेसेस आर 25% ऑफ क्रेडिट परचेसेस. तो इफ द क्रेडिट परचेसेस आर 100 so cash purchases are 25, so total purchases are 125. So I can say that credit purchases is equal to total purchases. ये देख लो सिंपल सा, कैश क्रेडिट टोटल. ये 100 है, ये 25 है तो ये 125 है. आपको ये रिलेशनशिप लगाना है. टोटल परचेसेस इनटू 100 अपॉन 125. समझा क्या? या 4/5 हो जाएगा. सो 15 लाख
इंटू 100 अपॉन 125 कितना आ रहा है 12 lakhs। अब इसको यूज करके आप ऊपर वाले रेशियो में डालोगे तो आपको एवरेज ट्रेड पेएबल्स का आंकड़ा मिल जाएगा। सो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 12 lakhs अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स, which ratio is equal to 4 times, is equal to 12 lakh upon average trade payables. Therefore average trade payables is equal to rupees 3 lakhs, which is nothing but opening plus closing upon 2. So उन दोनों के आपस की रिलेशनशिप दिए, closing trade payables are 2 times of opening trade payables. So let the opening trade payables be x. So closing is 2x, है ना? So basically x plus 2x, कभी कभार रहता है 2 times more रहता है, अभी 2 times है मतलब 2x, 2 times more रहता तो वो 3x होता था। x plus 2x upon 2 is equal to 3 lakhs, है ना? Let the opening trade payable be x, therefore closing trade payable is equal to 2x। तो ये सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ x, 3x इज इक्वल टू 6 lakhs, so x इज इक्वल टू 2 lakhs, बराबर। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल हो गया 2 lakhs और आपको ये दोनों ही पूछा है। सो देयरफॉर ओपनिंग ट्रेड पेएबल इज इक्वल टू 2 lakh and closing trade payable is equal to 4 lakh, 2 lakh into 2, this is the answer। समझा क्या? 4 marks क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपको फॉर्मूला परफेक्टली पता है तो होगा ये, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूले। आपने कितने टोटल अराउंड 15 फॉर्मूले पढ़े होंगे, 18 फॉर्मूले हैं, आपको नंबर के साथ याद है एकदम, अच्छी बात है, गुड। सो सारे फॉर्मूले परफेक्ट एकदम पता रहना चाहिए, यू कैन नॉट यूज एनी अदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। Then next 33 का सेकेंड ऑप्शन, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो रेशियो हम लोग ने पढ़ा था, परसेंटेज टर्म में बताते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, इनटू 100। यस, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये लिया है 16 लाख प्लस 8 लाख, है ना, इक्विटी प्लस डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ये करंट लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाता है। और करंट एसेट्स, तो ये आपकी बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है, आप अगर देखोगे तो टैली हो रहा है, बिकॉज आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 16 प्लस 10 26, और एसेट साइड का भी टोटल आ रहा है 26। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोचेस से निकाल सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वाला अप्रोच, या नॉन करंट एसेट्स प्लस प्लस वर्किंग कैपिटल, उससे भी आ जाएगा, सेम आ रहा है ना, 21 प्लस 3 ये वर्किंग कैपिटल, और शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट। सब एंगल से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का जो डिनोमिनेटर है वो आ रहा है 24 lakhs, उसमें कोई डाउट नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस डिबेंचर्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 3 lakhs एंड टैक्स परसेंटेज नहीं दिया है, टैक्स अमाउंटेड टू 1 lakh। सो अब आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 3 lakh, एड बैक टैक्स 1 lakh, तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 lakh, एड बैक इंटरेस्ट 80,000, 8 lakh का 10%, तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,80,000। तो दिस इज द न्यूमरेटर 4,80,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 24 lakh, 20%, इतना सिंपल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कभी अगर टैक्स परसेंटेज दिया है तो आपको फिर ध्यान रखना है कि अगर टैक्स परसेंटेज मान लो 40% लिखा रहता था, तो मतलब 3 लाख 60% के बराबर है, फिर आपको रिवर्स कैलकुलेट करके 100 की वैल्यू निकालना रहता था, फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक करते थे। जमा इंटरेस्ट यहां से आया,
देन नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये तो कैश फ्लो का पार्ट में 2 क्वेश्चंस पूछ ले अलग अलग स्टैंडर्ड लोन। तो बहुत सिंपल है, अगेन आपको इसके लिए मशीनरी अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जैसे कि मैंने आपको बताया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट बना लोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। और फिर एक आपका मेन स्टेटमेंट। सो 3 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। अगेन रेदर देन गिविंग अ फुल फ्लेजेड 6 मार्क क्वेश्चन, उन लोग ने 2 छोटे क्वेश्चंस प्रीफर किए हैं। वेरी इजी, ऐसे हम लोग ने बहुत सारे किया है। तो मैं बना रहा हूं मशीनरी अकाउंट। अगर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, इसका मतलब मशीनरी अकाउंट इज बीइंग शोन एट कॉस्ट। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो ये हमारे आंसर का मेन पार्ट हो गया। सो मशीनरी अकाउंट के बैलेंसेस लिख लो। डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज ₹3 लाख एट कॉस्ट। क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट बैलेंस रहता है, वी राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। ये भी कॉस्ट का है, 3,80,000 परचेस एंड सेल के एडजस्टमेंट्स के बाद। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इज 45,000। एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 62,000। तो अगर कुछ नहीं रहता था तो हम लोग मानते थे कि और 17,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बट आपको इंफॉर्मेशन में दिया है अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 on which accumulated depreciation was 20,000 was sold at a profit of 10%. 10% of what? 10% of बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो कॉस्ट उसका 50,000 था, तो मशीन को यहां से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि ये अकाउंट में तो उसका कॉस्ट पड़ा है, ये डिस्पोजल अकाउंट में उसका कॉस्ट आ गया है ना, मशीनरी अकाउंट। वेरी इजी। और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसका आप रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी ट्रांसफर कर दोगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितना है, 20 या 30? 20। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो जो मशीन बेच रहे हैं उससे रिलेटेड सारे बैलेंसेस ये सेपरेट अकाउंट में आ चुके हैं, यहां से हट गए। अब उसका आपने सेल किया 30,000 की, मतलब नेट बुक वैल्यू की मशीन है, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कितने पे बेचा, 33,000 पे। सो आपको पैसा मिल रहा है 33,000, जो कि आ रहा है 30,000 प्लस 10%। एंड दिस इज आर फर्स्ट आइटम ऑफ कैश फ्लो, है ना, सेल ऑफ मशीन 33,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज ट्रांसफर्ड टू P&L, बीइंग गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर्ड टू P&L। क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए यहां डेबिट करके P&L को क्रेडिट कर देते हैं और ऐसे डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये आपके प्रॉफिट में क्रेडिट हो चुका है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालते वक्त इसको माइनस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में से, जबकि अभी ये क्वेश्चन में वो पार्ट पूछा नहीं है, बट हमको तो टोटलिटी में समझना चाहिए चीजें। और मशीनरी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर विल बी द मशीनरी परचेस्ड। 2.5 लाख की बची थी, बट ईयर एंड पे 3.8 लाख की हो गई है, मीन्स 1,30,000 की हमने और खरीदा है मशीन। सो बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट्स द मशीनरी परचेस्ड। तो परचेस ऑफ मशीनरी 130 ना, तो 1,30,000 इतनी आपकी कैश यूज हो गई। एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो क्रेडिट आया दैट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अगेन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, P&L में डेबिट हो गया होगा 37,000 बीइंग द बैलेंसिंग फिगर। तो इससे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हैं। सो दिस इज टोटल लगा लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगा
-97 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इजी है। ओके तो हमने तो कंप्लीट कर लिया सारे अकाउंट्स को। हमारे जो काम के फिगर्स थे वो ये दो फिगर्स थे, ये दो फिगर्स काम के फिगर्स थे हमारे। 34th का ए पार्ट। अब बी पार्ट भी कर लो जिनको आते हैं, वो दूसरा डेटा है उसका, इससे कुछ कंसर्न नहीं है। क्या दिया है, ये हो गया। हाँ ये ऑप्शन में नहीं है, हाँ ए और बी नहीं है, ऊपर ऑप्शन में था, ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो एग्जाम में बिना काम के दोनों में से एक कर लिया छोड़ के आ जाओगे, 3 ही मार्क मिलेगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया है 4 लाख से, और प्रीमियम भी बढ़ा है, मतलब कि द इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम, है ना। तो मैं यहीं पर लिखते जा रहा हूँ, इसके जो एलिमेंट्स है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं दिख रही है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम 4 लाख प्लस 40,000, बोल सकता हूँ मैं 4,40,000। देन डिबेंचर्स जो है 11% उसका कूपन रेट है, डिबेंचर्स रिड्यूस हो गए हैं, तो मतलब कि डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹1 लाख, इतने आपके पैसे लग गए होंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लिखा ही है अलग से, तो आपको कुछ अजम्पशंस लेने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स जितना पे किया है उतना ही आपके कैश फ्लो पे इफेक्ट करता है, 40,000, दैट्स इट, नथिंग अबाउट डिविडेंड, नथिंग, दैट्स द आंसर। टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3 lakhs प्लस 3 lakh। ओके अब आप सोचोगे 40,000 कैसे आए, क्योंकि 11% रेट है, तो आ सकता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने रिडेम्पशन जो है वो बीच में कभी किया होगा, क्योंकि 3 लाख का 11% 33,000 होता है, 4 लाख का 11% 44,000 होता है, तो अगर वो रिडेम्पशन लास्ट डेट को करते थे तो 44,000 आता था, लेकिन जरूरी नहीं कि उतना ही पे किया, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू और पेड में भी तो फर्क हो सकता है ना। तो आपको कैश फ्लो पे किस चीज का इफेक्ट लेना है, बस जितना पेड है, तो वो इंफॉर्मेशन क्लियरली दी है, तो आपको कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू राइट एनी अजम्पशन कि दैट द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द लास्ट डे और द फर्स्ट डे, डज नॉट मैटर, बिकॉज यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट इंटरेस्ट पेड। और हाँ यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहता था तो इंटरेस्ट डेबिटेड टू पीएनएल अलग से आपको एड बैक करना पड़ता था वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो उसके लिए फिर आपको अज्यूम करना पड़ता था कि जितना पेड है उतना ही डेबिटेड है कि कुछ अनपेड है, तो वो बैलेंस शीट देख करके समझ में आता था, लेकिन अभी तो इतना ही पेड है तो इतना आपके फाइनेंसिंग कैश फ्लो में माइनस हो जाएगा। बोलो समझा क्या, बोलिए। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर 25-26 पेपर नंबर 1। कुछ भी है तो बताइए इससे संबंधित।